जेट बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। आज मैं फिर आपके साथ अवेलेबल हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे कि वैल्यूएशन रिपोर्ट को कैसे स्टडी किया जाए एज ए अंडरराइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप क्रेडिट मैनेजर हैं या क्रेडिट अंडरराइटर हैं और आप केसेस पर डिसीजन ले रहे हैं, तो आपको एक वैल्यूएशन रिपोर्ट के अंदर से क्या क्या इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी चाहिए, अपने डिसीजन लेने से पहले क्या क्या इन्फॉर्मेशन उस प्रॉपर्टी और उस कोलेटरल के बारे में जाननी चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि वैल्यूएशन रिपोर्ट में क्या क्या हमें देखना चाहिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक वैल्यूएशन रिपोर्ट हमारे सामने है। हमें ये देखना चाहिए कि वैल्यूएशन में जो प्रॉपर्टी टाइप ऑफ लोन है वो हमारा करेक्ट मेंशन है या नहीं है। जैसे ये जो है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, हम सेल्फ कंस्ट्रक्शन के लिए लोन दे रहे हैं, तो यहाँ पे एचएल कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। तो आपका टाइप ऑफ लोन करेक्टली मेंशन होना चाहिए। उसके बाद आप अपने कस्टमर का नाम चेक कर लीजिए, कस्टमर का नाम सही से लिखा हुआ है। देन हम उस प्रॉपर्टी का ऑनर जो है वो हमारे एप्लीकेंट या कोप्लीकेंट में से मेंशन है या नहीं है। देन उस प्रॉपर्टी का एड्रेस जो कि उनको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए गए हैं, उसमें क्या एड्रेस मेंशन है, कितना एरिया है, वो यहाँ पे आपको मेंशन किया जाएगा। देन उस प्रॉपर्टी एड्रेस एज पर साइट अलोंग विद द पिन कोड एंड प्रॉपर्टी एड्रेस एज पर डॉक्यूमेंट। तो ये बेसिकली दोनों एड्रेस आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो साइट पे एड्रेस अवेलेबल है वो क्या है और जो डॉक्यूमेंट पे एड्रेस दिया हुआ है वो क्या है। ये आपके मैच होने चाहिए। बट होता क्या है कि जो आपके टायर 2 टायर 3 या विलेज एरिया है या काफ़ी सारे ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे एक्चुअल हाउस नंबर जो है वो फिजिकली अवेलेबल नहीं होता, बिकॉज कई जगह लोग अपना नेम बोर्ड या नेम प्लेट वगैरह नहीं लगाते हैं। तो ये आपके एट साइट जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, बिकॉज उस पर आपका हाउस नंबर या खसरा नंबर अवेलेबल नहीं होता है। जैसे इस केस में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वार्ड नंबर लिखा हुआ है एट साइट, बट आपका प्लॉट नंबर या खसरा नंबर नहीं लिखा हुआ है। बट आपकी लोकेलिटी और जो पिन कोड और डिस्ट्रिक्ट है वो उससे मैच करेगा। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा लैंडमार्क मेंशन होना चाहिए कि प्रॉपर्टी कहाँ पे का लैंडमार्क क्या है। देन उससे हमें और ये देखना है कि प्रॉपर्टी का जो ऑक्यूपेशन टाइप है वो क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है। बिकॉज इसी से आपका केस का डिसीजन आएगा। अगर वो रेजिडेंशियल है तो उस पर आपको एसओसीपी के अकॉर्डिंग, जो आपकी पॉलिसी बोलती है एसओआरपी के अकॉर्डिंग फंड करना पड़ेगा, या अगर कमर्शियल है तो एसओसीपी के अकॉर्डिंग आपको उस पर एलटीवी और जो उसके नॉर्म्स होंगे वो फॉलो करने पड़ेंगे। देन इससे आगे बढ़ते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि रोड विड्थ क्या है फ्रंट प्रॉपर्टी के आगे। तो फ्रंट विड्थ रोड जो है इसमें 12 फीट की है। कई जगह पे आप देखेंगे कि काफ़ी नैरो और काफ़ी छोटी रोड्स होती हैं, 2 फीट की, 3 फीट की, 4 फीट की। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी बैंक पॉलिसी क्या बोलती है, मिनिमम रोड विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो जनरली मैंने देखा है कि 5 फीट या 10 फीट से ऊपर ही फंड किया जाता है। कुछ बैंकों के नॉर्म्स हैं जो 10 फीट से नीचे रोड को फंड नहीं करते हैं। कुछ बैंक अप टू 5 फीट भी रोड की विड्थ को फंड कर देते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे आपको चेक करना चाहिए। देन आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि ऑक्यूपेंसी टाइप, कॉलोनी ऑक्यूपेंसी। तो ये बेसिकली 15% बताया गया है इस केस में। तो ये ऑक्यूपेंसी बेसिकली वो दर्शाता है कि उस एरिया में लोगों की जो अवेलेबल यूनिट्स हैं या अवेलेबल हाउस है या एरिया जो लिवेबल एरिया है उसमें कितने परसेंट लोग रहते हैं। तो यहाँ 15% उस विलेज एरिया में लोग रहते हैं या उस कॉलोनी में लोग रहते हैं। तो ये अपने बैंक्स नॉर्म के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि आपकी मिनिमम ऑक्यूपेंसी कितनी होनी चाहिए, उसके हिसाब से आपको फंड करना पड़ेगा। टाइप ऑफ प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि इंडिविजुअल फ्लैट है या फिर इंडिपेंडेंट हाउस है या ओनली फ्लोर है। तो इससे आगे चलते हैं। हमारा ये आता है आपका डिस्टेंस फ्रॉम द ब्रांच। बेसिकली ये आपको ओजीएल है केस या नॉन ओजीएल है, इससे पता चलेगा ये आपको ब्रांच से कितने डिस्टेंस पे है। तो उसकी आपकी जो फंडिंग पॉलिसी है कि मिनिमम हम 50 किलोमीटर तक फंड करते हैं, 70 किलोमीटर या 100 किलोमीटर फंड करते हैं, तो वो आपको इससे पता चलेगा। जनरली ये 50 से 60 किलोमीटर होता है और ये बैंकों में अलग अलग नॉर्म्स होते हैं बेस्ड अपॉन उनकी जो कलेक्शन कैपेसिटी है वो कितनी है और वहाँ पे ट्रैवल के या ट्रांसपोर्टेशन की क्या अवेलेबिलिटी है। तो चलिए अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बढ़ते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी है वो क्या है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हम कैसे करते हैं कि जो उसके नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट की जो बाउंड्रीज हैं वो हमारे डॉक्यूमेंट और फिजिकल जो प्रॉपर्टी अवेलेबल है एट साइट वो कितनी मैच कर रही हैं। जैसे अगर हम इस केस की बात करें तो इसमें नॉर्थ में नंद कुमार शाह जी का घर है जो एज पर डीड
एज पर डॉक्यूमेंट, बट एज पर साइट इसका राजदेव शाह का घर है। तो एक तरह से ये मिसमैच हो गया। अब साउथ की बात करें तो हस्बैंड ऑफ परचेजर है, और डॉक्यूमेंट साउथ में एज पर साइट भी हस्बैंड ऑफ परचेजर है, तो मतलब ये मैच हो रहा है साउथ की साइड से। ईस्ट की साइड से देखें तो यहाँ पे लिखा है कि पक्की पीपीसी रोड है यहाँ पे, और यहाँ पे भी एज पर साइट जो है 12 फीट की रोड है। तो ये भी दो साइड मैच हो गया आपका। निज मुखिर का मतलब यहाँ पे कोई उनका कोई प्लॉट है किसी निजी आदमी का, और यहाँ पे भी इनका किसी का प्लॉट है। तो ये 3 साइड की बाउंड्री आपकी मैच हो गई। जैसे कि आपने देखा वेलवर ने भी रिमार्क दिया है कि यस बाउंड्रीज आर मैचिंग, यस इट्स मैचिंग। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कितनी साइड की बाउंड्री मैच हो रही है। जैसे इसमें 4 साइड की बाउंड्री में से 3 साइड बाउंड्री मैच हो रही है, तो प्रॉपर्टी की आइडेंटिफिकेशन में कोई मेजर चैलेंज नहीं है। बट कई केसेस में आप देखेंगे कि इनकी चारों की चारों बाउंड्री मैच नहीं होती, या 2 मैच हो रही हैं 2 नहीं हो रही, तो वो बैंक की पॉलिसी अपनी अलग अलग होती है, तो उस हिसाब से आपको कॉल लेना है। बट इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टी की जब भी आइडेंटिफिकेशन हो रही हो तो एटलीस्ट रोड साइड की बाउंड्री है वो मैच होनी चाहिए, बिकॉज साइड्स की बाउंड्री कई बार मिसमैच हो सकती है। हो सकता है 10 आपकी जो डॉक्यूमेंट हो वो 20 साल पहले बने हो, और आज की डेट में आपके नॉर्थ वेस्ट साउथ के लोग बदल चुके हैं, उन्होंने प्रॉपर्टी सेल कर दी हो, या उनके जिनके फादर के नाम पे थी वो एक्सपायर हो गए, आज उनके बेटे वहाँ रहते हैं, तो इस वजह से मिसमैच होने के चांसेस हो सकते हैं। बट जो रोड साइड है वो जनरली हमेशा मैच ही होता है, बिकॉज रोड जो अवेलेबल है वो रोड ही अवेलेबल होता है। और एक इसमें ये भी मेजर पॉइंट है कि जब भी आप आइडेंटिफिकेशन करने जाते हैं प्रॉपर्टी की, तो आपको उसमें ये देखना है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे जो ऑनरशिप आ रही है, जो आपके कस्टमर या एप्लीकेंट कोप्लीकेंट फादर मदर के नाम पे आ रही है, उस बिल का मीटर नंबर उस प्रॉपर्टी के मीटर नंबर जो प्रॉपर्टी पे जो मीटर इंस्टॉल्ड है उससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो मैच हो जाता है तो आपकी आधी समस्या वहीं खत्म हो जाती है, बिकॉज आपके डॉक्यूमेंट से फिजिकल पे जो इलेक्ट्रिसिटी लगी हुई है वो कहीं ना कहीं एक लिंक स्टैब्लिश हो जाता है कि ये प्रॉपर्टी वही है जिसको जो डॉक्यूमेंट पे ओनरशिप जिसकी है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम इस पे। अब ये आपकी प्रॉपर्टी का स्ट्रक्चर बताता है कि प्रॉपर्टी में कितने रूम हैं, क्या फ्लोरिंग है, क्या उसका एरिया है, और कितना उस एरिया में डेविएशन है। जैसे ये सेल्फ कंस्ट्रक्शन का केस है तो इसमें उन्होंने बताया कि भाई कस्टमर ने एस्टिमेट दिया है 20 लाख रुपए का इसमें कॉस्ट लगेगी जो ये प्रपोज कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं उसमें। बट हमारा वैल्यूअर कह रहा है कि इसमें 13 लाख रुपए की कंस्ट्रक्शन लगनी चाहिए एज पर 1200 रुपए के स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो उन्होंने हमें 13 लाख रुपए का एस्टीमेट अप्रूव किया है। तो जनरली हम इस 13 लाख रुपए से ऊपर के फंड नहीं करने चाहिए, बिकॉज कस्टमर का हो सकता है कि वो हाई एस्टीमेट आपको दे, बिकॉज वो अपने हिसाब से बना के दे सकता है, अच्छे रेट पे दे सकता है। बट जो मार्केट रेट चल रहा है वो 1200 रुपये का 1000 से 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कंस्ट्रक्शन होती है। और भी अच्छी हो सकती है, बिकॉज इसमें आप बोलेंगे नहीं जी मैं तो संगमरमर का लगवाऊंगा, मैं तो कजारिया का टाइल्स लगवाऊंगा, तो वो 1800-2000 भी जा सकती है। बट अगर हम जनरल केस की बात करें जहाँ पे कस्टमर इकोनॉमिकल खर्च करता है तो वो 1200 से 1000 रुपये के स्क्वायर फीट के हिसाब से हो जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं कि लैंड वैल्यू इन्होंने क्या दी है। तो लैंड वैल्यू भी एक मेजर की रोल होता है, बिकॉज जब भी आप किसी को फंड करते हैं उसकी लैंड वैल्यू अगर अच्छी है तो आपका लोन जो है लैंड वैल्यू से ही सिक्योर हो जाता है। और कुछ कंपनी में पॉलिसी भी है कि वो लैंड वैल्यू का 100% करते हैं, या 150% करते हैं, या 200% ऑफ द लैंड वैल्यू भी फंड करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा जो भी स्क्वायर फीट अवेलेबल है लैंड का उसको हमने उसके लैंड रेट से डिवाइड किया तो आपका लैंड वैल्यू आ गया है। देन इसमें आपका कंस्ट्रक्शन है जो एस्टिमेट दिया है वो हमने कंसिडर कर लिया है कि जो 13 लाख रुपए इस प्रॉपर्टी को बनाने में लगेंगे। तो टोटल हमारी जो वैल्यूएशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी विल बी 30.76 lakhs एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन। जब हमारी प्रॉपर्टी 100% कंप्लीट होकर तैयार हो जाएगी तो हमारी उसकी वैल्यू जो है 30,76,000 रुपए की होगी। और उससे अगली एक और वैल्यूएशन दी गई है कि डिस्ट्रेस सेल्स वैल्यू। तो डिस्ट्रेस सेल्स वैल्यू क्या होती है? डिस्ट्रेस सेल्स वैल्यू बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम वर्स्ट के सिनेरियो में इसको बेचने जाएंगे तो हमें 23 लाख रुपए की जगह 30 लाख रुपए की जगह से 23 लाख रुपए का तो रिकवरी हो ही जाएगी। ये डिस्ट्रेस सेल्स वैल्यू है। इसको कैलकुलेट करने के मेथड्स बहुत हैं, बट इन्होंने एक थंब रूल लगाया हुआ है कि 25% को वो डिस्काउंटिंग कर देते हैं। बेसिकली जो भी उसकी मार्केट वैल्यू होती है उसका 25% हटा के 75% उसकी डिस्ट्रेस सेल्स वैल्यू बोल देते हैं। बट इसका एज सच कोई लॉजिक नहीं है,
क्योंकि डिस्ट्रेस सेल्स वैल्यू जो है बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि उसका जो उस टाइम पे क्या रेट चल रहा है, नियर बाय क्या डिमांड है, इन्वेंट्री कितनी अवेलेबल है उस मार्केट में। तो डिस्ट्रेस सेल्स वैल्यू, बट टू मेक इट ईजी सबने वैल्यूअर ने क्या किया, इसको 25% से डिस्काउंट कर दिया। चलो एनीवेज, हम आगे बात करते हैं कि इसका स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि करंट स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन वैल्यूअर ने इसे 40% दिया हुआ है, बट रिकमेंडेशन जो है 55% दिया हुआ है कि हम इसे 55% तक का फंड कर सकते हैं एज ऑन डेट, बिकॉज 40% की कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हो चुकी है। इसके बाद वो हमें प्रॉपर्टी का एक लैंगिट्यूड और एटीट्यूड देता है, जिसमें हम बोलते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देता है, जिससे हम प्रॉपर्टी पे कभी भी पहुंच सकते हैं। आप इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को जब भी आप गूगल मैप पे डालेंगे तो उस प्रॉपर्टी का डायरेक्शन और उसका गूगल मैप आपको मिल जाएगा। आप इसके थ्रू वहाँ पे आसानी से प्रॉपर्टी को लोकेट कर सकते हैं। तो चलिए इसके आगे हम बात करते हैं यहाँ पे। तो इसमें आपको वैल्यूअर के रिमार्क्स मिलेंगे, जहाँ पे वैल्यूअर आपको बताएगा कि भैया ये प्रॉपर्टी जो है ये इंडिपेंडेंट हाउस है, इतने स्क्वायर फीट एरिया में बनी हुई है, ग्राम पंचायत के अंदर आती है, प्रॉपर्टी की जो कंस्ट्रक्शन है वो इतनी पुरानी है और सेल्फ ऑक्यूपाइड है। जो भी इनके पूरी रिपोर्ट्स के समराइजेशन होगी वो यहाँ पे मिलेंगी। प्लस अगर उसको कोई लगता है कि कोई इसमें डेविएशन है, कोई रिस्क फैक्टर है जो कि हमें देखना चाहिए, वो भी आपको इसमें हाईलाइट करके देता है वो। और जैसे इसमें बता रहा है कि इन्होंने 20 लाख रुपए का एस्टिमेट दिया था, हमने 13 लाख रुपए अप्रूव किया, और जो मीटर है वो इस मीटर से हमें, इस साइट पे ये मीटर लगा हुआ है जिसका हमें ई बिल प्रोवाइड किया है जो कि उससे मैच कर रहा है। तो मतलब हमारा ये प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड हो गया थ्रू बिजली विभाग, थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑल्सो, कि ये जो हमारी ऑन डॉक्यूमेंट पे जिसका नाम ई मीटर पे, ई बिल पे जिनका नाम लिखा हुआ है, वही मीटर उस प्रॉपर्टी पे भी लगा हुआ है। तो ये एक काफ़ी अच्छा तरीका है अपने प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने का। जैसे इसमें बता रहा है कि प्रॉपर्टी जो है, डेविएशन है बेसिकली कि प्रॉपर्टी इज नॉट डिमार्केटेड, कि प्रॉपर्टी डिमार्केटेड नहीं है, और प्रॉपर्टी की जो रूफ है वो आरसीसी ना होके वो टेम्पोररी शेड डली हुई है, तो जिसमें हम उसकी वैल्यूएशन को कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। इसमें इसके बाद आपको काफ़ी सारे एनडीए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के पैरामीटर दिए गए हैं कि इसमें क्या है, ये क्या है। ये बेसिकली एक फॉर्मेलिटी है जिसे हर वैल्यूअर को पूरा करना पड़ता है। देन आगे बढ़ते हैं कि ये आपको गूगल मैप से उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से बताएगा कि जी प्रॉपर्टी कहाँ पे अवेलेबल है। आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं कि ये आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी के आसपास कितनी बसावट है, मेन रोड कहाँ पे है, या कोई नदी या झील आसपास तो नहीं है, इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा। प्लस आपको मैप भी दिखाएगा ये। देन आपको प्रॉपर्टी की फ़ोटोग्राफ आपको यहाँ मिलेंगी। इसमें आपको ये पता चलेगा कि प्रॉपर्टी जो है वो इस टाइप की है। जनरली प्रॉपर्टी की ऑक्यूपेंसी देखने के लिए हमें किचन, प्रॉपर्टी के किचन की और उसके बेडरूम की फ़ोटो लेना मैंडेटरी है, सो दैट कि आप उसको उसकी ऑक्यूपेंसी को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर पाएँ। और रोड की विड्थ को नापने के लिए उसके फ्रंट रोड को की फोटोग्राफ लेना भी मैंडेटरी है। प्लस इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी मीटर को भी कंसिडर कर सकते हैं। जैसे इसमें आपने देखा इलेक्ट्रिसिटी मीटर का फोटो लिया गया है, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो मीटर नंबर है, ये मीटर नंबर आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपको मिला है उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। इससे आपको प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई होने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए इसी के साथ मैं इसको वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, बिकॉज ये काफ़ी लंबी हो गई है और इसमें ऑलमोस्ट डिटेल जो है वो हमारी कंप्लीट भी हो गई है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूँगा आपके लिए। तो गुड बाय फॉर द डे, थैंक यू सो मच।